स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। महाकुंभ की तैयारी देखने प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी, अधिकारियों के साथ की बैठक। डिजिटल कुंभ अनुभव केंद्र का किया उद्घाटन, संतों के साथ भोजन करेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के लिए तैयारियां तेज, 110 वीआईपी मेहमान होंगे शामिल। 11 से 13 जनवरी तक होगा आयोजन। अखिलेश यादव के चाचा राजपाल यादव का निधन, सिफई पहुंचा राजपाल सिंह यादव का पार्थिव शरीर। मुलायम सिंह यादव के पास किया जाएगा अंतिम संस्कार। लखनऊ में फर्जी डिग्री से नौकरी पाया 28 सहायक लेखकार बर्खास्त। यूपी SSC की 2016 में आयोजित ऑडिटर परीक्षा में चयनित परीक्षा में फर्जी दस्तावेज लगाकर पीएम ग्राम सड़क योजना से बनी सड़कों की गुणवत्ता पर उठे सवाल। 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। रायबरेली, अमेठी, मुजफ्फरनगर में बनी 1978 दंगे की फाइल फिर से नहीं खोली जाएगी। एसपी कृष्ण कुमार ने खबरों का किया खंडन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में आईएएस अफसरों की तबादला सूची फिर तैयार। विशाल सिंह को डीएम मथुरा बनाया जा सकता है। इंद्र विक्रम सिंह खाग आयुक्त बन सकते हैं। राकेश सिंह को कानपुर मंडलायुक्त बनाने की तैयारी। कानपुर में डीएम है राकेश कुमार सिंह। सूरपाल गंगवार सचिव स्वास्थ्य विभाग बन सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। अनिकेत, अगर बात की जाए तो एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस दौड़ती नजर आएगी आईएएस लॉबी की। तो उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ साल बदला है, वही साल बदलने के साथ में तो कई ऐसे अधिकारी हैं जो प्रमोशन पा रहे हैं। वहीं अगर प्रमोशन पाने की अगर हम क्रम में बात करें तो एक तरफ आईएएस और आईपीएस का प्रमोशन हो रहा है। वहीं अभी बीते दिन देखने को मिला कि जो आईपीएस की जो सूची थी वो सामने निकल कर आई है। बड़ी संख्या में जो आईपीएस अधिकारी थे उनका तबादला किया गया था। हालांकि सूत्रों के हवाले से विशाल एक खबर निकल कर आ रही है कि जो उत्तर प्रदेश में तमाम जो आईएएस अफसर है, जो अलग अलग जनपदों में जो डीएम के पद पर जो कार्यरत हैं, उनके कार्यों में अब फेरबदल किया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें विशाल सिंह की, जो डीएम जिनकी बात चली, उनको डीएम मथुरा बनाया जा सकता है। हालांकि अगर बात करें इंद्र विक्रम सिंह की, तो उनको खाद्य आयुक्त बनाने की तैयारी चल रही है। वही अगर हम बात करें सूरपाल गंगवार की, जो लखनऊ के जो डीएम है, उनको स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वही अगर हम बात करें जो डीएम विशाख जी है, उनको कहीं ना कहीं लखनऊ में लाने की तैयारियां चल रही हैं। ऐसी तमाम जो अटकलें हैं, ऐसे तमाम जो अधिकारी जिनके नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, जो अलग अलग जनपदों में कहीं कोई जिला अधिकारी के पद पर कार्यरत है तो कोई दूसरे विभाग का जिम्मेदारी देख रहा है, तो उनके कार्यों में, उनके विभागों में कहीं ना कहीं बदलाव करने के साथ में कुछ आईएएस अधिकारी होंगे जिनको नए सिरे से जिले की जिम्मेदारी दी जाएगी। कुमार हर्ष की अगर हम बात करें तो उनको रायबरेली की जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है विशाल। तो ऐसे तमाम आईएएस है जिनके कार्यों में कहीं बदलाव हो सकता है। और ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि आज देर रात या कल सुबह तक जो आईएएस अधिकारी की सूची है तबादले की, वो जल्दी सामने निकल कर आएगी। और ऐसा प्रयास लगाया जा रहा है कि ये जो नाम जो प्रस्तावित है, इन्हीं नामों पर मोहर लगती हुई नजर आएगी विशाल। बिल्कुल, अब देखना होगा कि जो ये तो सूत्रों के हवाले से खबर है निकेत, जैसे ही जो लिस्ट है वो कब तक आती है, कौन कौन से अधिकारी कहाँ पर उनको कौन सा पद दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निकेत आपका। औरैया से खबर है, 2 शातिर अंतर जनपदीय चोरों को किया गया गिरफ्तार। बंद घरों के ताला, खिड़की व गेट तोड़कर बनाते थे निशाना। चोरों के पास से लाखों रुपए का माल हुआ बरामद। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 15,000 रुपए का दिया इनाम। चोरों के पास से लाखों रुपए का माल हुए बरामद।
बंद घरों के ताला खिड़की व गेट तोड़कर बनाते थे निशाना। चोरों के पास से लाखों रुपए का माल भी हुआ है बरामद। दिव्यापुर थाना पुलिस ने चोरों को किया गिरफ्तार। आज दिनांक 9/1/2025 को जनपद औरैया का थाना दिव्यापुर द्वारा एक बहुत अच्छा काम किया है। लगातार जनपद में और अन्य जगहों पे नकबजनी घर पे चोरी करने वाला एक गैंग का 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कल दिनांक 8/1/2025 को थाना दिव्यापुर की टीम द्वारा 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं 3 मुकदमों का सफल अनावरण करते हुए 7 लाख रुपए के लगभग जेवरात बरामद किया गया है। इस विषय पर और भी जांच प्रचलित है। इनके अलावा भी इस गिरोह में और भी लोग शामिल है या नहीं है, इसमें भी विवेचना प्रचलित है। बदायूं से खबर है, 10,000 की रिश्वत लेते ग्राम पंचायत सचिव अरेस्ट। एंटी करप्शन की टीम ने पंचायत सचिव को किया अरेस्ट। पूर्व प्रधान से पुराना भुगतान कराने के नाम पर मांगी घूस। बिसौली ब्लॉक में तैनात है पकड़ा गया सचिव विनीत सक्सेना। बिनवार थाना में दर्ज कराया गया मुकदमा। बिसौली ब्लॉक में तैनात है पकड़ा गया सचिव। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी सड़कों की गुणवत्ता पर उठे सवालों के बाद अब अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास एवं ग्रामीण अभियंता हिमांशु कुमार के 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति में राजेंद्र सिंह विशेष सचिव ग्राम विकास को अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ एसवी सिंह मुख्य प्रविधिक परीक्षक ग्राम विकास एवं ब्रिजेश कुमार दुबे उप कार्यपालक अधिकारी UPRDA को संयोजक बनाया गया। जांच समिति जनपद रायबरेली, अमेठी, गाजीपुर और मुजफ्फरनगर में बनी सड़कों की गुणवत्ता की जांच करेगी। ज्ञात हो कि UPRDA के मौजूदा CEO अखंड प्रताप सिंह हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन रोजगार को बढ़ावा देने के लिए MSMI विभाग के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित के लिए बिना गारंटी के 4 साल के लिए ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। खास बात यह है कि युवाओं को नव उद्यमी बनाने के लिए जिलों में आर्थिक विशेषज्ञों के CA एवं रिटायर बैंक अधिकारियों की टीम तैनात की गई है, जो प्रोजेक्ट तैयार करने में मदद करेंगे। CM योगी इस योजना का शुभारंभ 24 जनवरी को यूपी दिवस पर करेंगे। योजना के तहत युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 400 परियोजनाएं रिपोर्ट और 600 बिजनेस आइडिया ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा ताकि युवाओं को आसानी से आवेदन और मार्गदर्शन मिल सके। इसके अलावा योजना को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में ऋण की पूरी वापसी करने वाले अभ्यर्थी दूसरे चरण में पात्र होंगे और 10 लाख तक की परियोजना स्थापित करने के लिए ऋण ले सकेंगे। इस योजना के तहत 7.5 लाख रुपए के ऋण पर 50% ब्याज अनुदान 3 साल तक लिया जाएगा। युवा उद्यमी योजना है और ये 21 से 40 वर्षों के युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए किया गया है और ये भारतवर्ष में पहली ऐसी योजना है जिसमें मार्जिन मनी भी है और ब्याज मुक्त है और गारंटी फ्री, तीनों है। गारंटी फ्री, ब्याज मुक्त और मार्जिन मनी की सब्सिडी भी इसमें है। इसमें युवाओं को अपने रोजगार प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन पहले चरण में और उस जितना भी लोन सैंक्शन होता है पहले चरण में उसके 2 गुना तक का लोन दूसरे चरण में दिया जाएगा। और इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो नए उद्योग हैं, नए व्यापार हैं, नए तरह की सोच है, इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 350 नए प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं जिससे कि युवाओं को इधर उधर जाने की ज़रूरत ना हो।
खबर इटावा से है। सिपाही में उस समय मातम छा गया जब यह सूचना पहुंची कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा राजपाल सिंह यादव का निधन हो गया। उनका उपचार के दौरान गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में हुआ। सुबह 4 बजे देहांत हो गया था। इसके बाद लगातार सिपाही में समाजवादी परिवार और समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का जाना शुरू हो गया, जिसके बाद सिपाही में शिवपाल सिंह यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, फिरोजाबाद सांसद अक्षय यादव, बदायूं सांसद अंकुर यादव सहित परिवार के अन्य सदस्य सिपाही में एकत्र हुए। इसके बाद लगातार सिपाही में हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के प्रदेश के नेता एवं कई जिलाध्यक्ष जुड़े। गुड़गांव के वेदांता में अस्पताल में गुरुवार तड़के 4 बजे अंतिम सांस लेने के बाद अखिलेश यादव के चाचा राजपाल सिंह यादव का पार्थिव शरीर सिपाही पहुंचा था। और सीधा आपको प्रयागराज ही ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये पूरा क्षेत्र मां गंगा और यमुना के तट पर ही संपन्न होता है और आयोजन के लिए हम लोगों के पास दिसंबर तक का समय होता है। उससे पहले 1 माह अधिक तक काफी बरसात थी, यानी जो बरसात 15 सितंबर तक पूरी हो चुकी होती वो 15 अक्टूबर तक नहीं, यानी हमारे पास कुल 2.5 महीने का समय था। और इस दौरान पूरे क्षेत्रफल को, नदियों के तटों को व्यवस्थित करना, उन्हें वहां पर कैंप लगाने और अस्थायी आश्रम स्थापित करने के लिए, उस प्रकार के अखाड़ों की स्थापना के लिए उस प्रकार की सुविधाओं से व्यवस्थित करना, 10,000 एकड़ से अधिक भूभाग को महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयार करना, उसका मास्टर प्लान और लेआउट प्लान को फिर जमीनी धरातल पर लेकर के पेंटून ब्रिज कैसे तैयार होने हैं, चेकर प्लेट कैसे लगनी है, कैसे वहां पर पेयजल की व्यवस्था आदि पहुंचानी है, कैसे 70,000 से अधिक विद्युत के पोल स्थापित करने हैं और उन पे बिजली की व्यवस्था भी उनके साथ जोड़ करके देखनी है। एक एक कार्य को इन 2.5 महीनों के दौरान ये हमारी यहाँ की मेला, प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने जो महाकुंभ के आयोजन के साथ इस पूरे आयोजन को यहाँ पर आयोजित कर रही है, उन्होंने एक एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया और उसका परिणाम आज आपके सामने है। 30 के 30 पेंटून ब्रिज बनकर के तैयार हो गए। चेकर प्लेट 500 किलोमीटर से अधिक पूरी बिछाई जा चुकी है। 1.5 लाख शौचालय और 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था यहां पर की गई है। 25 सेक्टर बनाए गए हैं। इस पूरे क्षेत्र को जो 2019 में 19 के पहले जिन लोगों को भारत की आस्था के सम्मान के बारे में जो लोग उसकी कोई कीमत नहीं समझते थे, उन लोगों ने कुंभ को गंदगी का, अव्यवस्था का, भगदड़ का पर्याय बनाया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन के साथ से प्रेरणा लेते हुए उनके मार्गदर्शन में 2019 का कुंभ स्वच्छता के मानक पर एक नए प्रतिमान का प्रतीक बना था। न केवल कुंभ क्षेत्र बल्कि मां गंगा और यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम को भी इस बहुत शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा था। और 2019 से भी बेहतर व्यवस्था 2025 के इस महाकुंभ के आयोजन के साथ यहां पर देखने को मिल रही है। 2024 में हम लोगों ने 2019 में यहां पर
कुल 1,15,000 टॉयलेट बन पाए थे और इस बार यह 1.5 लाख से अधिक बनेंगे, बन चुके हैं। उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है और बहुत बेहतर तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही सेक्टर की संख्या बढ़ाई गई, उसका विस्तार दिया गया। प्रयास किया गया है कि कुंभ क्षेत्र में संगम में स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को, जो अपने साधन से आएंगे, उन श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इसके लिए 500-550 से अधिक शटल बसेज परिवहन निगम ने लगाए हैं और 300 इलेक्ट्रिक बसेज भी यहां पे नगर विकास के द्वारा अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा ई रिक्शा और अन्य गोल्फ कार्ड आदि भी यहां पर उनकी सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए हैं और इसके लिए 5,000 एकड़ का भूभाग केवल पार्किंग के लिए ही आरक्षित किया गया है, जो 5 किलोमीटर स्थित है, जिन्हें व्यवस्थित रूप से दायित्व भी वहां पर दिया गया है। कुंभ स्वच्छ भी रहे, सुव्यवस्थित भी रहे और साथ साथ सुरक्षित भी रहे, इसकी भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। 56 थाने अतिरिक्त बनाए गए हैं। एक एक गतिविधि पे नजर रखने के लिए AI टूल के माध्यम से नजर रखी जा रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पर स्थापित हो चुका है। हर एक कार्य को बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित करते हुए पर्याप्त मात्रा में CCTV कैमरे का कवरेज भी दिया गया है। कुंभ के महाकुंभ के इस पूरे आयोजन के साथ देश भर से आने वाली और दुनिया भर से आने वाले आस्था श्रद्धालुओं के प्रति उन्हें कोई समस्या न हो। पूज्य संतों के सानिध्य में व्यवस्था को पूरी चाक चौबंद करने के लिए सरकार, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि और सभी जो भी सरकार से जुड़े हुए पक्ष हों या फिर स्थानीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है और इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। 13 अखाड़ों ने अपने आश्रम स्थापित कर लिए हैं। 13 अखाड़े स्थापित हो चुके हैं। दंडीवारा, खाक चौक, ये सभी व्यवस्थित रूप से यहां पे संचालित हैं। आचार्यवाड़ा, ये भी पूरी तरीके से इनकी गतिविधियां संचालित हो चुकी हैं। प्रयागवाल अपनी व्यवस्था को पूरी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा रहा है। इस दौरान 25-30 लाख कल्पवासी भी यहां पर अगले 1 महीने तक, यानी माघी पूर्णिमा तक वे लोग प्रयागराज में रहेंगे। वे भी यहां पर कल तक पर्याप्त मात्रा में कल्पवासी भी मेला क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस अस्थायी स्थिति में जो 6 प्रमुख तिथियां हैं महाकुंभ स्नान की, उनमें 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 प्रमुख स्नान हैं, जिनमें 3 जो परंपरागत रूप से शाही स्नान थे, जिन्हें अमृत स्नान के रूप में संतों ने उसे मान्यता दी। ये 3 प्रमुख होंगे, मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का और बसंत पंचमी का।
इन तीनों स्नानों में मौनी अमावस्या के दिन हमारा अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ तक श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे। प्रयागराज में सारी व्यवस्थाएं उनके लिए की जा रही हैं। वसंत पंचमी में भी हम लोगों का अनुमान है कि 5 से 6 करोड़ तक श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान करने के लिए आएंगे। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक कर लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रायबरेली से है। महाकुंभ को लेकर संत समागम समारोह का आयोजन किया गया। डिजिटल महाकुंभ प्रोमो के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां संतों का सम्मान किया गया। साथ ही पद्मश्री सोमा घोष ने भजन प्रस्तुत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस कार्यक्रम को लेकर समिति को पत्र जारी किया था। सीएम ने समिति को पदाधिकारियों को इस कार्यक्रम को लेकर आभार जताया। राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति के बैनर तले यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। भारतीय सनातन संस्कृति मजबूत हो। आज कुंभ के को दृष्टिगत रखते हुए एक कुंभ प्रोमो के अंतर्गत यहाँ पर संत साधु महात्माओं का समागम, उनका सम्मान समारोह है और पद्मश्री अवार्डेड हैं सोमा घोष जी, उनका भजन कार्यक्रम वो है। मुख्यमंत्री जी का एक पत्र आया है, आज क्या था पत्र में, क्या लिखा उन्होंने, किस तरह का? पत्र में इसके लिए उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं और उन्हीं की प्रेरणा से, मुख्यमंत्री जी की ही प्रेरणा से ये कार्यक्रम कुंभ के अवसर पे हो रहा है। कुंभ का पुरातन महत्व जो, तो उसके लिए उन्होंने ये कि लखनऊ और प्रयागराज के रोड पर रायबरेली उपस्थित है, रायबरेली में कुछ होना चाहिए, तो हम लोगों ने उनके इस प्रेरणा स्रोत निर्देश को स्वीकार करते हुए और इसका प्रयास किया गया, जो ये कार्यक्रम आज हुआ। कितनी गैदरिंग रही होगी लगभग इस कार्यक्रम में? गैदरिंग मौसम तो आज प्रभु की कृपा से जरा खुल गया, नहीं साधु महात्मा लोग कभी वस्त्र पहनते हैं, कुछ लोग नहीं पहनते, और जिस तरह का मौसम था उसमें उनसे आग्रह करने गए तो ये हुआ कि कार्यक्रम को बहुत वृहद रूप न दिया जाए तो हाल में कराया जाए। अब हाल में या तो फिर बहुत बड़े खर्चे पे वो आ रहा था, उतना संभव नहीं था समिति के पास, सबके सहयोग से ही ये होता है, तो इस हाल में कराया जा रहा है। करीब 500 लोगों की संख्या का, जो शहर के और ज़िले के तमाम लोगों की उपस्थित है। इसमें वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता सब लोग हैं उपस्थित, और आप लोगों की उपस्थित ने भी इसकी और गरिमा बढ़ाई।